कटिंग वाले क्वेश्चंस हो रहे थे, कटिंग या तो कैविटी जो भी मान लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो चुका था बच्चा, एक पूरी डिस्क है, वैसे ये डिस्क कट कर रहे हैं, ऐसा हुआ था। दो मेथड करी गई थी, सेकंड मेथड कंपेरेटिवली ज़्यादा आसान थी। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं बड़े की रेडियस आर है, छोटू की रेडियस r/2 है, तो सेकंड मेथड में क्या करेंगे, पूरी डिस्क मास डेंसिटी सिग्मा ले लो, तो मास m1 क्या लिखा जाएगा, ये रेडियस कितनी r, मास m1 लिखा जाएगा सिग्मा इंटू एरिया प्लस एक सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट ये वाला, सही है। ये कितने रेडियस का, r/2, तो इसका मास m2 कैसे लिखोगे, सिग्मा इंटू एरिया, इतना एरिया, तो पाई r²/4, बट इसको हमें रिमूव करना है ना, ये मास को क्या ले लो, नेगेटिव। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, यहाँ, मतलब m1 मास में यहाँ मान सकता हूँ, और जिसको आप रिमूव कर रहे हो जिस पार्ट को, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, m2 आप यहाँ मान सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपका m1 मास है, यहाँ आपका m2 मास है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है r/2। तो अब तो ये हमारे लिए सिंपली दो पॉइंट मास के सिस्टम बन गई, m1 m2, और m1 खुद कहाँ पड़ा है जिन पे, इन दोनों में डिस्टेंस r/2। अब क्या कर लोगे, d1 m2 x/m1 प्लस m2, याद आ गया, आंसर क्या निकल के आया था, -r/6। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से इस तरफ है, और यहीं पे आना चाहिए था। आप यहाँ से प्लेट कट करोगे तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन हुआ था इसमें ही, तो हमने शायद दो प्लेट कट कर ली, हो गया था वो समझ में आ गया था। आगे बढ़े फिर, और वैरायटी ले, चलो एक क्वेश्चन तो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप लोग करोगे, कर ले जाओ इसे। एक डिस्क रेडियस 28 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर में से एक और डिस्क हम कर रहे हैं, कहाँ से मैं बता रहा हूँ, जो आप डिस्क कट करी जा रही है उसका सेंटर पर है, डिस्क कट करी गई, जो डिस्क आप कट कर रहे हो जैसे 21 सेंटीमीटर का सेंटर, का सेंटर रिमेनिंग पोर्शन, क्या पार्ट बचेगा, ये वाला बचेगा, ठीक है, ये पार्ट बचेगा ना, ब्लैक रेड पोर्शन आपको दिख बच गया है, का सेंटर ऑफ मास पूछा गया। क्वेश्चन को कर ले जाओ, कर नहीं करना है, जगह आगे बढ़ते, सेम टाइप का है। एक और क्वेश्चन तो आपको अभी मिल गया था, फिर डिस्कस करते वक्त, क्या वैसे ही इतना कट कर लो, इतने पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ जाए, भी मिला ना ये तो, R1 ये R2, शायद 8 हुए था उसमें, ये भी इसी मेथड का है। R1 R2 डिस्क डेंसिटी की जरूरत पड़े तो क्या ले लोगे, हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट,
मेन इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर कर लो इसे। स्क्वायर प्लेट, ठीक है, स्क्वायर प्लेट, एक्स वाई, ये ओरिजिन ओ। स्क्वायर प्लेट से हमने एक डिस्क कट कर ली। स्क्वायर प्लेट के लिए 2a 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 2a, डिस्क कट करी गई a/2 की। क्या आप कट कर रहे, रिमेनिंग पोर्शन सेंटर ऑफ मास, एक पार्ट का प्रोसेस बताओ क्या करो। सिग्मा ले लेना जरूरत पड़ने पर, ठीक है। के जी पर क्या करूँ, जल्दी बोलो। स्क्वायर प्लेट का मास निकाल लूँ, कितना होगा, कितना होगा, सिग्मा इंटू प्लेट का एरिया। सिग्मा इंटू प्लेट का एरिया कितना होगा, सिग्मा 16 a²। फिर क्या करें, और बोलो, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अपना, सर्कुलर डिस्क का मास, ठीक है। सिग्मा इंटू डिस्क का एरिया, मास को प्लस लिखे या माइनस, प्लस या माइनस, माइनस लिख तो बहुत अच्छे। फिर बाद स्क्वायर प्लेट, मास m1 लिख देते हैं, कितना होगा, सिग्मा इंटू, ये लेंथ है 4a, स्क्वायर कर लो 16। ये मास कहाँ पर पड़ा होगा, यहाँ पर m1, सही है। फिर डिस्क, मास m2, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द डिस्क, डिस्क का एरिया पाई a² बाय 4 करूँ, हाँ ऑब्वियसली रेडियस r/2 है। ये मास कहाँ पड़ा होगा, क्या m2 को प्लस लिखा जाए, m2 प्लस माइनस, तो कट कर रहे हैं, चलो कहानी सिंपल हो गई। अब ये आपका ओरिजिन हो गया ना। ये ओरिजिन, यहाँ पर कौन सा मास m1, यहाँ कौन पड़ा है m2, दोनों के बीच में सेपरेशन पूरा 2a, उसमें से a/2 हटा ले, बोलो 3a/2, सेपरेशन कितना हो गया 3a/2। क्या लगा दोगे अब सीधा, डायरेक्ट बोल, क्यों लगाना है, डायरेक्ट लगा दे d1, m1 खुद ओरिजिन में पड़ा है, d1 m2 x बाय m1 प्लस m2 की वैल्यू माइनस सिग्मा पाई a²/4, x की वैल्यू a/2, m1 की वैल्यू सिग्मा 16 a² माइनस m2। बच गया वो अपना आंसर। a² कैंसिल हो जाएगा, पर क्या बच गया, माइनस π/8, πa/8, नीचे माइनस π/, हाँ तो एल अच्छा दिख
बेसिकली अब चीज़ें समझ में आ रही है, कटिंग वाला क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जोड़ने वाले कैसे बनेंगे। एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट जोड़ा जा सकता है, जोड़ने वाली भी तो कर ली हमने। एक रोड दूसरा रोड, ऐसी दो रिंग, डीसीटी में दो चार आ गए। एक और लेते हैं, इसमें दोनों चीजें एक साथ है। चलो, कट करना और जोड़ना दोनों एक साथ, तोड़ना जोड़ना एक साथ। ये चीजें क्लियर हो रही है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें कह दूं भाई एक ट्रायंगुलर प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट, जैसे ये पार्ट मुझे कट करना है, ये टोटल 2A था, मैं इतना पार्ट कट करना चाहता हूँ ए का। क्या आंसर निकाल सकते हो? मेथड पता होनी चाहिए। बाकी आप समझ गए हो शायद, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछे जा सकते हैं। हाँ भाई, दोनों चीजें एक साथ करते हैं। रेडियस 2A, रेडियस 2A, डिस्क ऑफ स्मॉल ए रेडियस, ये वाली, इसको कट करो। कट करने के बाद इस डिस्क को यहां प्लेस करो। डिस्क ऑफ रेडियस ए removed and placed at o dash as shown in figure। क्या पूछा गया? सेंटर ऑफ मास, डेंसिटी की जरूरत पड़े केवल सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर। ओडेस कहाँ पर है? ओ, यहाँ से हमने इस डिस्क को कट कर दिया। कट करने के बाद वही डिस्क यहाँ पर प्लेस करी गई, यहाँ से रिमूव करके डिस्क को यहाँ प्लेस कर दिया गया, ओडेस पर उसका सेंटर आ गया। डिस्क को हटा के यहाँ डाल दिया। जल्दी, चलो बोलो क्या करें। कितने ऑब्जेक्ट? तीन। कितने ऑब्जेक्ट ले लो? तीन। पहले तो पूरी डिस्क, पूरी डिस्क का मास m1, पूरी डिस्क का मास m1 बोलो कहां पर? अरे कितना? सिग्मा इंटू पाई 4a स्क्वायर, सही है। ये मास कहां पर लोकेटेड है? m1। तो m1 के लिए r1 वेक्टर क्या लिखोगे? 0 0, ये x है और ये y है, सही है ना। जिसको कट कर रहे हो ये मास m2, जिसको आप कट कर रहे हो वो वाला मास m2, क्या लिखोगे? सिग्मा पाई
ए स्क्वायर, सही है, प्लस माइनस माइनस लोकेशन, ये बोल A0, जो मास आप ऐड कर रहे हो एक्स्ट्रा, यही वाला मास ऐड हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली M2 M3 की वैल्यू बराबर है, पर कहाँ पर ऐड हो रहा है, -A0 पर, यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो ये आपका थर्ड मास M3 -A0। अब RCM वेक्टर M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, जल्दी करो आंसर बताओ। क्लियर? यस आर, मास डेंसिटी हेल्प चाहिए तो कहने की जरूरत नहीं होती। छोटो स्फीयर को रिमूव कर दिया गया, स्फीयर की रेडियस ए, डायग्राम दिया गया, सेंटर ऑफ मास पूछा है। क्या रहा आंसर, -A/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डिस्क नहीं है, अभी एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ये कैसा था, एक सॉलिड स्फीयर था, स्फीयर में से अंदर से एक छोटू स्फीयर हटा दिया गया, अंदर से किसको हटा दिया, एक छोटे स्फीयर को, छोटे स्फीयर की रेडियस कितनी है ए, और वो कहां से रिमूव करा गया, सेंटर से डी दूर उस छोटू का सेंटर आ रहा है, सेंटर से कितना दूर, डी दूर उस छोटे स्फीयर का सेंटर है, वहां से उसको हटाया गया, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा ये वाला, ये जो पोर्शन बच जाएगा स्फीयर का, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। प्रोसेस पता है, सेम प्रोसेस फॉलो करो, आंसर अपने आप आएगा, ज्यादा मत सोच, प्रोसेस फॉलो कर आंसर आएगा। बस ध्यान रहे स्फीयर है, डेंसिटी रो लेनी पड़ेगी, मैंने बता भी दिया, रो ले लो, अगर नहीं देंगे तो भी तुम्हें अब पता है स्फीयर के केस में रो लेना है हमें, बस बड़े का मास निकालो, छोटू का मास निकालो। चलो बोलो, जो बड़ा स्फीयर उसका मास बोल, m1 कह देते, बड़े वाले का मास, बड़े वाले का मास रो इंटू वॉल्यूम, बड़े का वॉल्यूम 4/3 πr3, ये बड़ा मास, छोटू का मास, ये जो छोटू स्फीयर है, रो इंटू छोटू का वॉल्यूम, छोटू का वॉल्यूम 4/3 πa3, क्या इस मास को माइनस लिख दूं, रीजन सबको पता है, ये जो m1 मास है वो कहां पर है, यहाँ, कोई डाउट है क्या, m2 कहां पर है, दोनों के बीच में सेपरेशन, दोनों के बीच में सेपरेशन डी, अब क्या कर दूं, सिर्फ 2 पॉइंट है, सेपरेशन मुझे पता है, क्या लगा दूं जल्दी बोल, D1 लगा दूं सीधा, D1 इज इक्वल टू
m2d, m2 की वैल्यू माइनस रो 4/3 पाई a क्यूब इंटू x, x की वैल्यू b, x की वैल्यू b डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 रो 4/3 पाई r क्यूब माइनस रो 4/3 पाई a क्यूब, रो 4/3 पाई गायब हो गया, आंसर आ गया माइनस a क्यूब b डिवाइडेड बाय r क्यूब माइनस, फाइनल आंसर मैं ऐसे लिखूंगा x कोऑर्डिनेट माइनस a क्यूब b बाय r क्यूब माइनस a क्यूब, y 0 z भी 0, ये x है, ये y है और z s है, बाहर आती हुई सेंटर ऑफ मास सिर्फ x में शिफ्ट हुआ है, कहाँ, नेगेटिव साइड। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, कर लोगे का, जैसे डिस वाला किया था वैसा ही अब एक और ले ले जल्दी फटाफट। बड़ा कितनी रेडियस का, आर, एक को कट करा, दूसरे को कट कर दिया, सब लोग कौन है, स्फीयर, सब लोग कौन है, स्फीयर्स, दो स्फीयर कट कर दिए, दो कट कर दिए, स्टेप्स क्या रहेंगे जल्दी बोलो, पहले m1, पहले m1, फिर m2 m3 बराबर होंगे, हाँ बट m2 m3 के लिए क्या अलग होगा, r2 r3, क्या अलग होगा, r2 बोल दो क्या होगा, r2 बोलो, ये डिस्टेंस 3r/4 0, और r3 0 3r/4, r1 तो 0 0, ठीक है, मास 1 मास 2 मास 3 ले आओगे, हो गया काम, कैसे क्वेश्चन कर पाओगे, आज का काम अगले 15 क्वेश्चन, नेक्स्ट 15, m1 प्लस m2 अप टू mn, सही है। अच्छा ये छोटू m1 छोटू m2 ये लोग कौन है, मास ऑफ द पार्टिकल्स, r1 वेक्टर r2 वेक्टर ये सब कौन है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये पहले पार्टिकल का मास, ये इन सारे मास को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिस्टम का टोटल मास, जिसको कैपिटल एम कह दो, क्या लिख दो उसे, कैपिटल एम, इसको मैं हटा के कैपिटल एम लिख सकता हूँ, तो ये इक्वेशन मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, एम एन आर एन वेक्टर बाय कैपिटल एम। अच्छा ये कैपिटल एम कौन है, m1 प्लस m2 अप टू mn, ये कौन है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। चलो ये तो पुरानी बातें हो गई,
अब मान लेते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स थे वो सारे पार्टिकल्स अपनी अलग अलग वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। ये सबने मोशन स्टार्ट कर दी। सब लोग क्या कर रहे हैं, रेस्ट पे नहीं, अभी तो पड़े थे शांति से, तो सेंटर ऑफ मास भी शांति से पड़ा था, सारे पार्टिकल्स भी रेस्ट पे थे, तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे था। मान लो ये सारे पार्टिकल्स बटरफ्लाई से क्या है, क्लासरूम में पढ़े थे सारे पार्टिकल M1 M2 M3 M4 Mn मास के। सब लोग कौन है, मच्छर आपके जैसे। और ये सब लोग अभी चलना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आप लोगों ने इन सबको स्टैचू करके रखा था कि रुको, अब आपने कहा गो, भागो। तो ये मान लेते कहीं इधर भाग रहा है V1 वेलोसिटी के साथ, ये इधर जा रहा है कुछ V2 के साथ, ये इधर जा रहा है कुछ Vn के साथ, तो सेंटर ऑफ मास भी कहीं ना कहीं चल रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी होगी, वो निकालनी है। सिंपल काम करेंगे, इसे या इसे किसी भी एक को डिफरेंशिएट कर लो। इसको कर देते हैं, कम लिखना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसा कुछ बन रहा है डी बाई डी टी ऑफ RCM वेक्टर, एक बार मैं लिखता हूँ पूरा, चलो। M1 को छोड़ दो, R1 को डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी टी ऑफ R1 वेक्टर, M2 छोड़ दे, कांस्टेंट है ना, डी बाई डी टी ऑफ R2। ऐसा चलेगा कब तक, Mn को छोड़ दिया, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर निकल गया, डी बाई डी टी ऑफ Rn, और ये बड़ा M। अच्छा, डी बाई डी टी ऑफ R1 वेक्टर क्या होगा, V1। अरे R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर था फर्स्ट पार्टिकल का, तो R1 को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी V1। तो ये क्या हो गया V1, ये क्या हो गया V2, ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया डी बाई डी टी ऑफ RCM VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो लो VCM का इक्वेशन ऐसा दिख रहा है, M1 V1 M2 V2 अप टू Mn Vn डिवाइडेड बाय बड़ा M। ये बड़ा M क्या है, अच्छा बड़ा M नहीं लिखना तो क्या लिख सकते हो, अगर मुझे बड़ा M नहीं लिखना तो मैं क्या लिख दूं, M1। सही है, जो ठीक लगे वो याद रखो। ज़्यादा डिफिकल्ट इक्वेशन तो नहीं है, आराम से याद रह जाएगा। अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ गए क्या आएगा, तो अब लिखोगे डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूँ, चलो बोलो इक्वेशन। ACM M1 A1 M2 A2 अप टू डिवाइडेड बाय बड़ा M, या तो बड़े M को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है क्या इसमें। चलो, तो जैसे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाली थी वैसे ही हम सेंटर ऑफ मास के लिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी इक्वेशंस लिखो, आगे बढ़ते हैं। अपना मेन इक्वेशन तो यही था, बट जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जा रही है हम इसे इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, दूसरी बार डिफरेंशिएट कर लिया, अभी और भी इसके अलग अलग फॉर्म मिलेंगे, फोर्स भी आ जाएगा, मोमेंटम भी आएगा। ठीक है,
हो गया? एकदम छोटे बच्चे वाले सवाल मुझे नहीं करवाने चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। मान लो एक मास 1 kg का, दूसरा मास 2 किलो का, तीसरा मास 2 किलो का। पहले की वेलोसिटी कुछ दी है, I - J + 2K। दे सकते ना ऐसे इन मीटर पर सेकंड। दूसरे की भी वेलोसिटी कुछ दी गई, 2I + J। तीसरे की वेलोसिटी दी गई J + K। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, VCM वेक्टर क्या होगा, क्या आराम से निकाल लोगे? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ऐसे गंदे क्वेश्चन करने चाहिए, ऐसे मिल जाएंगे 2 4 सवाल DCT में, ऐसे छोटे छोटे कर लोगे। क्या करोगे बताओ? सीधा इक्वेशन आंसर। मैग्नीट्यूड क्यों भाई? वेक्टर प्लेस करो ना सीधा। M1 की वैल्यू 1, V1 वेक्टर ये रहा। M2 की वैल्यू 2, V2 वेक्टर ये रहा। M3 की वैल्यू 2, V3 वेक्टर J + K। वेक्टर को ऐड करना तो आता है आपको। I को I के साथ ऐड कर लो, J को J के साथ, K को K के साथ, डिवाइड बाय टोटल मास। आगे बढ़े, थोड़े अच्छे सवाल कर लेते हैं फिर। लिख दिया था क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे तो खुद भी बना सकते हो। एक और ये करेंगे अब। एक ब्लॉक M1 मास, सेकंड ब्लॉक M2 मास। चलो M1 M2 की वैल्यू मैं दे देता हूँ। M1 4 किलो, M2 6 किलो। 4 6 पूछा गया। ACM क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ACM का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास का आइसोलेशन। ये एक सिस्टम है, दो मास M1 M2, सारी चीजें लिखी होती है यहाँ पर। ये पुली, मासलेस, फ्रिक्शनलेस, अपनी स्ट्रिंग भी मासलेस, आइडियल स्ट्रिंग। वो तो जो कहानी आपको समझाई गई थी वो सारी चीजें यहाँ पर भी है। आइसोलेशन किसका पूछा गया? सेंटर ऑफ मास का। पहले ये भूल जाओ, ए से भूल जाओ, अपना पुराना क्वेश्चन। ब्लॉक का आइसोलेशन कितना होगा वो बताओ। दो। कैसे निकाला ये? क्या है, वही अपना एटवुड मशीन है। तो आइसोलेशन का इक्वेशन है क्या अपने पास? M2 - M1 बाई M2 प्लस M1 इंटू जी। अच्छा, M2 की वैल्यू क्या ले लूँ? 6 माइनस M1 4, M2 प्लस M1 10 इंटू जी 10। क्या आ गया? 2। ये सही है? यहाँ कोई डाउट? अच्छा, ये M1 कितने केजी का था? 4 का। और ये कितने का था? तो सीधी बात है, ये कहाँ जाएगा और ये कहाँ जाएगा? ये नीचे जा रहा है कितने आइसोलेशन से? इसका आइसोलेशन में A2 लिख देता हूँ -2। मैंने माइनस क्यों लिख दिया? नीचे जा रहा है। और एक इसको पार्टिकल 1 कह देते हैं। आइसोलेशन A1 लिख देता हूँ +2। प्लस क्यों लिख दिया गया? आई थिंक कोई डाउट नहीं है प्लस माइनस में। अब क्या कर लूँ बोलो? ACM M1 A1 M2 A2 बाय M1 प्लस
मुझे यहाँ वेक्टर्स की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों y में ही चल रहे हैं। y में ऊपर या नीचे मैंने साइन तो ले ली प्लस माइनस, वेक्टर की अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, m1 4 2 6 -2 बाय 10। आंसर -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा होगा। इजी था। मतलब जितने भी क्वेश्चन ऐसे करवाए गए थे आपको, स्पीड पूछी गई थी या एक्सेलरेशन पूछा गया था, क्या सारे क्वेश्चंस में अब एसीएम या वीसीएम पूछा जा सकता है? एक स्टेप और ऐड हो गया। ऐसे क्वेश्चंस में अभी तक हमें क्या पूछा जा सकता था? एसीएम वीसीएम पूछते थे ना हमें। अब क्या पूछा जा सकता है? एक और एसीएम वीसीएम। ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने करे थे नहीं करे थे? जैसे एक ब्लॉक यहाँ है, दूसरा ब्लॉक ऐसे टेबल पे पड़ा है, एक ब्लॉक फिर यहाँ नीचे टेबल वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन दे दो, टेबल वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन भी दे दो, तो कहो कि सिस्टम को रिलीज करो, तो 2 सेकंड बाद वीसीएम क्या होगा? तो पहले ये मत सोच वीसीएम कैसे निकालू, पहले तो सोच कि वी कैसे ले आऊं। ये क्वेश्चन तो अपना एनएलएम का हो गया। ब्लॉक की अगर स्पीड आ गई फिर तो वीसीएम का इक्वेशन डायरेक्ट है अपने पास। ठीक है, ओके। कौन सी ग्रेविटी? वो सब लेके आया ना एक का इक्वेशन। ये कहाँ से आया था? तो एक बार रिवीजन कर लेना इसका। यहाँ mg था, इन सबके इफेक्ट कंसिडर करने के बाद ये इक्वेशन आया था। सही बात है, ग्रेविटी अभी साथ साथ पढ़ रहे हो, बट उसका मतलब ये नहीं है कहीं भी लगा दो। कहाँ पहुंच गए उसमें? फील्ड पे पहुंच गए, चलो बढ़िया है। हाँ, मिक्स कैसे हो रहा है? दोनों चीजें अलग है यार बिल्कुल। चलो एक और लेते हैं फिर। हम्म, अरे ये वही अपना स्प्रिंग नहीं, चेन, रस्सा, एक मोटा रस्सा। अरे स्प्रिंग नहीं है बेटा, ऐसे बना ले नहीं तो। चेन है, ठीक है। लेंथ इस तरफ भी एल, इस तरफ भी एल। रस्सा लिख दो यार। टोटल लेंथ 12। इनिशियली सिस्टम वाज इन इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों साइड लेंथ बराबर बराबर होगी। सिस्टम इनिशियली कैसे थे? इक्विलिब्रियम में थी, ये आराम से पढ़ा था। बाकी सारी चीज़ें बताई गई है, कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है। और एक और बहुत अच्छी चीज़ लिखी होगी कि मान लो ये पुली है, पुली की रेडियस ए है, पुली की रेडियस ए है, तो वो ए बहुत छोटा है। ए वैल्यू कितनी है? बहुत छोटी। मतलब आप ये मान सकते हो कि दोनों तरफ एल एल लेंथ लटकी हुई है। चलिए यहाँ एक कुछ लेंथ आएगी रस्से की, कितनी आएगी ये लेंथ? पाई ए। कितनी आएगी? पाई ए। बट क्योंकि ए बहुत छोटा है तो हम पाई ए को बहुत छोटी वैल्यू मानेंगे और फाइनली ये कंसिडर करेंगे कि दोनों तरफ इक्वल लेंथ, मतलब हाफ हाफ डिवाइड हो रहा है, एल इधर एल इधर। अब कहा गया कि इस तरफ वाले एंड को, राइट साइड के एंड को अब एक्स डिस्टेंस नीचे ले आए। कहाँ ले आए? एक्स नीचे।
तो सीधी बात है ये एक्स ऊपर गया होगा, मतलब एक तरफ मास अब ज्यादा हो गया, दूसरी तरफ मास कम हो गया। तो इस मोमेंट पर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या पूछा गया अगेन? ACM कब? व्हेन राइट साइड एंड इज शिफ्टेड बाय x डिस्टेंस। इसको x नीचे लाना है, ठीक। नेक्स्ट सिचुएशन जो बनेगी वो कैसी बनेगी? पहले तुम यहां थे, अब ये वाला एंड, ये कितना नीचे उतर गया? x नीचे। तो ये कितना ऊपर गया होगा? x ऊपर, यहां पहुंच गया है। ठीक है। एक चेन एक तरफ के एंड को x डिस्टेंस अब नीचे ले आए, तो उस मोमेंट पर एक्सेलरेशन पूछा गया है। चलो मैं कुछ हिंट देता हूँ, आप लोग ट्राई करो। ये x नीचे आ गया, पहले l लेंथ ऑलरेडी इस तरफ थी, x नीचे आ गए, तो ये लेंथ अब कितनी हो गई? l प्लस एक्स। ये लेंथ हो गई है l प्लस एक्स, और ये वाली लेंथ l माइनस एक्स। इसमें कोई डाउट? अच्छा, ये चेन रस्सी रस्सा जो भी मानना है मान लो। तो मास डेंसिटी कौन सी लोगे, लेमड़ा सिग्मा के रो? मान लेते हैं मास डेंसिटी लेमड़ा है। मास डेंसिटी क्या है? लेमड़ा। चलो, अगर मास डेंसिटी लेमड़ा है, तो इस तरफ वाले एंड का मास, इतनी चेन का मास क्या निकाल सकते हो? इतनी चेन का मास मैं m1 मान लूं, क्या m1 को मैं यहां मान लूं सेंटर ऑफ मास पे, l प्लस एक्स बाई टू पे? तो ये m1 आ गया, कितना मास? लेमड़ा इंटू l प्लस एक्स। चलो सही है। इस तरफ का मास m2 कह दो, इस तरफ वाला मास m2 कह दो। क्या लेमड़ा की हेल्प से m2 निकाल सकते हो? बोलो m2 कितना होगा? लेमड़ा इंटू एल माइनस एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? बस, तो अब तो सिंपल हो गया। दो मास हो गए, एक m1 दूसरा m2। m1 बड़ा है, m2 छोटा है। ऐसा ही नहीं बन गया आप तो क्वेश्चन? दो मास हो गए m1 m2। m1 की वैल्यू हमें पता है लेमड़ा इंटू एल प्लस एक्स, m2 की वैल्यू पता है लेमड़ा एल माइनस एक्स। अब तो ऐसा ही क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन सिंपल बन गया। ये एक मास m1, ये एक मास a2 m2 सॉरी, ACM पूछा गया है। अब निकालो चलो आंसर। अब क्या प्रोसेस करोगे? यही वापस, पहले कॉमन सॉल्यूशन निकाल लो, फिर ACM। कितना आया कॉमन सॉल्यूशन?
एक्सेलरेशन, मास का डिफरेंस डिवाइड बाय दोनों का एडिशन इनटू जी, यही तो होता है। चलो इन दोनों का डिफरेंस मतलब लेमड़ा एल प्लस एक्स माइनस लेमड़ा एल माइनस एक्स बाय लेमड़ा एल प्लस एक्स प्लस लेमड़ा एल माइनस एक्स इंटू जी। सही है। ये कितना हो जाएगा, लेमड़ा एल माइनस लेमड़ा एल, इसको हटा दूं, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस लेमड़ा एक्स, ये गया यहाँ पर, ये लेमड़ा एक्स और ये माइनस लेमड़ा एक्स, ऊपर 2 लेमड़ा एक्स नीचे 2 लेमड़ा एल, लेमड़ा भी गायब हो गया, क्या बचा एक्स बाय एल जी, जो ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप एसीएम। अच्छा m1 बड़ा था तो इसका एक्सप्रेशन a1 नीचे कितना माइनस कर दूं और इसका एक्सप्रेशन a2 ऊपर, इसे प्लस लिख दे। सही है, ऊपर वाले को प्लस नीचे वाले एक्सप्रेशन को माइनस कर दिया। ACM लैम्बडा एल प्लस एक्स इंटू एक्सलेशन, नीचे जा रहा है माइनस एक्स बाय एल जी प्लस m2 लैम्बडा एल माइनस एक्स एक्सलेशन एक्स बाय एल जी डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 लैम्बडा एल। क्या आ रहा है आंसर, सेम इक्वेशन वापस अप्लाई कर दो। जी बाय एल एक्स बाय एल, एक्स बाय एल जी को तो मैं बाहर ले रहा हूँ, एक्स जी बाय एल को बाहर ले लिया तो ये हो गया, चल लैम्बडा भी बाहर ले लिया, चल तो ये हो गया माइनस एल माइनस एक्स प्लस एल माइनस एक्स, ये क्या हो गया -2x, तो ऊपर क्या आ गया -x² बाय एल स्क्वायर जी, मतलब ACM की वैल्यू x² बाय एल स्क्वायर इंटू जी, माइनस तो बता रहा है नीचे जा रहा है। ठीक है, चलो थोड़े आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, अपने पास अभी n पार्टिकल्स थे जिनका मास था m1 m2 m3 अप टू mn। फिर हमने यहां से VCM का इक्वेशन बनाया था, ये उनकी वेलोसिटीज हुआ करती थी, तो VCM वेक्टर ऐसा कुछ बना था,
ये बड़ा एम क्या है, भूल गया मैं तो। बड़ा एम टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है। फिर एसीएम का भी एक इक्वेशन आया था, अगर इन सबके एसोलेशन ऑफ पार्टिकल्स अगर ऐसे हो जाए A1 A2 AN, तो एसीएम वेक्टर M1 A1 डिवाइडेड बाय बड़ा एम वापस। ठीक है, इक्वेशन तो समझ लिया, कुछ और छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। अगर कहीं पे मान लो वीसीएम का आंसर 0 आ गया, वीसीएम क्या आ गया 0, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि V1 V2 V3 अप टू Vn सबकी वैल्यू 0 है? अगर VCM 0 है तो क्या इसका ये मतलब है कि V1 V2 V3 Vn सब लोग 0? क्यों? क्योंकि ये तो वेक्टर सम है ना, वेक्टर सम का आंसर तो 0 हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि सब लोग 0 है। एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। दो पार्टिकल्स ले लो, पहले का मास M1 2 kg, दूसरे का मास M2 8 kg। ये इधर जा रहा है, स्पीड V1 8 मीटर पर सेकंड, ये इधर जा रहा है, स्पीड V2 2 मीटर पर सेकंड। VCM बताओ चलो, VCM 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 0 आ रहा है, M1 की वैल्यू 2, V1 वेक्टर -8 लिख दूं, M2 की वैल्यू 8 V2 +2 बाय, क्या आंसर 0 आ गया? VCM 0 है, V1 V2 0 नहीं है। तो मैथमेटिकली ये पॉसिबल है कि VCM का आंसर 0 हो बट V1 V2 की वैल्यू 0 ना हो। आया समझ में कि गया ऊपर से? अच्छा, क्या सेम कहानी ACM के लिए भी हो सकती है? हाँ, ये V लिखा है, V की जगह A कर दे, A1 A2 कर दे, तो ACM 0 का मतलब ये नहीं है कि A1 A2 A3 की वैल्यू 0। नहीं आया रे समझ में? नहीं आया भाई। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी या सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन 0 मिलने का मतलब ये नहीं होता कि पार्टिकल्स की वेलोसिटी या तो एक्सप्रेशन 0 है। क्लियर है? कितना लिख दो पहले। जब हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी या सेंटर ऑफ मास के एफिशिएंसी की बात करते हैं तब हम पूरी सिस्टम की कलेक्टिवली बात करते होते हैं। जनरली अभी हम पार्टिकल से सिस्टम पे शिफ्ट हो रहे हैं पूरी, तो पूरी सिस्टम की मोशन को समझने के लिए एक लीडर या तो एक रिप्रेजेंटेटिव हमने बनाया जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। तो पूरी सिस्टम को एक साथ समझने के लिए हम सेंटर ऑफ मास की हेल्प लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 मिलने का ये मतलब नहीं होता कि कोई भी पार्टिकल नहीं चल रहा, पार्टिकल्स तो चल रहे हैं बट फिर भी सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 मिली है। लिख दिया कुछ आपने? ये 0 हो जाए ये नेसेसरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। तो जरूरी नहीं है कि सब लोग 0 हो भी सकते हैं। हो गया?
आगे बढ़े। चलो यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन से एक स्टेप और आगे चलते हैं फोर्स की तरफ। जल्दी बताओ, m1 कौन है? ये a1 कौन है? एक्सेलरेशन किसका? किसका? अच्छा, ये एक्सेलरेशन पार्टिकल पे आया होगा जब उसके उसके ऊपर कोई फोर्स लगा होगा। तो उस पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा है? जल्दी बोलो। a1 एक्सेलरेशन आ गया m1 पे, फोर्स कितना लगा है? m1 a1। अरे फोर्स कितना लगा है यार? m1 a1। चलो m1 पार्टिकल था, a1 एक्सेलरेशन है, तो मैं कह सकता हूँ फोर्स m1 a1। सही है। m2 मास था, a2 एक्सेलरेशन है, तो आप कह सकते हो फोर्स m2 a2। ऐसे ही nth पार्टिकल के लिए भी सेम कहानी होने वाली है, तो उस पर भी फोर्स आया होगा mn an। ठीक है ना? ये जो दिख रहे हैं अभी आपको f1 f2 f3 fn, वो लोग कौन है? पार्टिकल्स पे फोर्स। f1 f2 f3 fn, ये लोग कौन है? मतलब जो आपके मच्छर थे m1 m2 m3 mn, जो मच्छर थे उनके फोर्सेस है ये। m1 मास का मच्छर a1 से एक्सलेट हुआ है, मतलब फोर्स लगा होगा f1। m2 मास का मच्छर a2 से एक्सलेट हुआ है, मतलब उस पे फोर्स आया होगा f2। तो ये फोर्सेस है किस पे? पार्टिकल्स पे। ये किस पे फोर्सेस है? पार्टिकल्स पे। ठीक है, ये इक्वेशन वापस लिख रहा हूं मैं, ACM वाला, ये वाला इक्वेशन वापस लिख रहा हूं। m1 a1, बस एक बार थोड़ा ध्यान से समझ लो, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये कौन है? इसको मैं यहां ले जा रहा हूं। अच्छा, m1 a1 कौन है? लिख दो f1। ये f1 कौन है? हम्म, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर अप टू fn वेक्टर। ये क्या हो गया? वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस। जो फोर्स लग रहा है सारे पार्टिकल्स पर, उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम है ये। इसको हम कहेंगे नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। इसको क्या कहेंगे? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। वो क्या आ गया? MACM वेक्टर। मतलब अब पार्टिकल्स की अलग अलग बात ना करते हुए हमने सिस्टम की बात एक साथ कर दी। पूरी सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है? एफ नेट। पूरी सिस्टम का मास कितना है? कैपिटल M। और सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है? ACM। तो पार्टिकल्स की अलग अलग बात ना करते हुए अगर मुझे सिस्टम की बात एक साथ करनी है तो मैं क्या करूंगा? तो पूरी सिस्टम का मास ले लो, कैपिटल M। ये कैसे मिला? सारे पार्टिकल्स पार्टिकल्स का जो मास था m1 m2 m3, उन सबको ऐड कर लो, कैपिटल M। जितने भी फोर्स लग रहे हैं f1 f2 f3 fn पार्टिकल्स पे, उन सारे फोर्सेस को भी कहाँ लगा दो? सेंटर ऑफ मास पे। सारे फोर्स को कहाँ लगा लो? सेंटर ऑफ मास पे, और उनको क्या कर लो? वेक्टरली ऐड कर लो। तो क्या बन गया ये? एफ नेट। चलो ये मैं क्या कह रहा हूँ उसको थोड़ा समझते हैं, आ जाओ। एन पार्टिकल नहीं, दो पार्टिकल की हेल्प लेके समझते हैं। चलो मान लो मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, ये रहे पार्टिकल 1 पार्टिकल 2, मास मान लो m1, मास लो m2, मास m1 मास m2। अच्छा, ग्रेविटेशन तो पढ़ चुके हैं आप। तो दो मास वाले पार्टिकल्स अगर पास में बैठे हैं तो क्या दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे? वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अच्छा, पहला पार्टिकल दूसरे पे लगाएगा, दूसरा पार्टिकल सेम अमाउंट का फोर्स पहले पे लगाएगा, बट क्या दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी? वो तो ऑपोजिट होगी, बट क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा? हाँ। तो वो जो फोर्स है, मान लेते ग्रेविटेशन की बात हो रही है, वो क्या लाइन जॉइनिंग पे होगा? पहले पे फोर्स कौन लगाएगा? दूसरा। किस डायरेक्शन में? इधर। वो तो अट्रैक्ट करते हैं ना। ये हो गया फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बाय पार्टिकल 2। ऐसे ही तो लिखते थे, फोर्स ऑन 1 बाय 2।
ठीक है, सेकंड पे कौन फोर्स लगाएगा, पहला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। चलो, फोर्स ऑन 2/1, क्या इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, ऑब्वियसली, अरे वैल्यू तो सेम होती है बट डायरेक्शन अपोजिट। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या बना, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट 0। F12 वेक्टर का मोड एंड F21 वेक्टर का मोड, मतलब मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है बट डायरेक्शन F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, ऐसा आपने लिखा था, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0। इनको कहते हैं इंटरनल, कौन से फोर्स, इंटरनल फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द इंटरनल फोर्सेस। रिजल्टेंट को मैं ऐसे लिख देता हूं F इंटरनल, ये अपने आप क्या बन गया, 0, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू के ऑपोजिट डायरेक्शन के एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। अब मैं कह रहा हूं इसके ऊपर एक और फोर्स लगा रहा हूं, बाहर से मैंने लगाया इसके ऊपर फोर्स ऐसे कुछ, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया कुछ ऐसे, तो इस पार्टिकल पे एक फोर्स मैंने लगाया, ये कौन सा फोर्स था, जो पार्टिकल्स ने आपस में लगाया एक दूसरे पे। ये अब मैं जो लगा रहा हूं वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से हम लगा रहे हैं F1 वेक्टर, ये सेकंड पे लगाया हमने F2 वेक्टर। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, पार्टिकल 1 एंड 2, मास M1 M2 थे, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास क्या यहाँ कहीं पे होगा, बीच में कहीं पे होगा। तो इन सारे फोर्सेस को आप कहां पर लगा दो, सेंटर ऑफ मास पे लगा दो। ये कौन है, सेंटर ऑफ मास, जितने भी फोर्सेस दिख रहे हैं उन सबको कहां अप्लाई कर दो, सेंटर ऑफ मास पे, तो आपको साफ दिखेगा कि रिजल्टेंट इन दोनों का तो कैंसिल हो रहा है। चलो इस पे लगा दो सारे फोर्स, F12, F21, F1, F2, दिख रहा है ये दोनों तो कैंसिल ही हो रहे हैं, वैल्यू सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो सेंटर ऑफ मास पे क्या F12 की F12 या F21 की कोई इफेक्ट बचेगी, नहीं, F12 F21 की इफेक्ट क्या कुछ बचेगी। तो सेंटर ऑफ मास की मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन है, F12 F21 के, वो ऊपर वाले दोनों F1 F2, सिर्फ कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, F1 एंड F2। F1 F2 कौन थे, एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमने लगाए, और ये दोनों कौन थे, इंटरनल। ये दोनों कौन थे, इंटरनल फोर्सेस, और ये दोनों कौन थे, तो सेंटर ऑफ मास को स्टडी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन है, इंटरनल या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ओनली, इंटरनल की इफेक्ट तो कैंसिल हो जाती है, ये देख। तो रिजल्टेंट फोर्स जो मैं यहाँ एफनेट लिख रहा हूं, एफनेट क्या हुआ, ये दोनों तो कैंसिल हो गए अपने आप, इन दोनों का वेक्टर सम, मतलब पैरेललोग्राम बना लूं, अरे दो वेक्टर को ऐड कैसे करना पता है ना तुम्हें, इधर कहीं पे बचेगा एफनेट। तो एफनेट रियल में तो सारे फोर्सेस को मैंने जोड़ के बनाया, सारे फोर्स मतलब कौन से वाले भाई, इंटरनल भी ऐड कर दिए और एक्सटर्नल भी ऐड कर दिए। इंटरनल कौन थे, ये दोनों, बट ये दोनों तो सारे आपस में ही मर गए थे, ये दोनों क्या थे, इंटरनल, वो तो आपस में ही मर गए, बचे कौन। तो एफनेट अपने आप क्या बन गया, तो एफनेट को एफ एक्सटर्नल लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ में आया कि गया, अरे गया। तो अब आप ये लिख दो, एफनेट इज इक्वल टू बड़ा एम इंटू ACM, या तो ले ये लिख दो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू बड़ा एम इंटू ACM, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं। इंटरनल फोर्सेस अगर आ भी गए तो भी उनकी इफेक्ट सेंटर ऑफ मास पे कुछ नहीं हो रही। तो पूरे सिस्टम की मोशन को स्टडी करने के लिए हम सारे फोर्सेस कहां पर अप्लाई कर देंगे, सेंटर ऑफ मास पे, और कौन से वाले, इंटरनल के एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, फिर उनका रिजल्टेंट निकाल देंगे। उसी को आप एफनेट कह दो या आप एक्सटर्नल कह दो, बात एक ही है। तो ये जो कर रहे थे ना F1 F2, ये लोग कौन थे, एक्सटर्नल थे, कौन थे,
या मैंने सिर्फ 2 ही पार्टिकल लिए, ऐसे ज्यादा भी हो गए तो भी क्या फर्क पड़ता है? ये ले ज्यादा लिखे हुए हैं, अभी कितने थे यहाँ पर? सिर्फ 2, मतलब सिर्फ 2 लिखे थे। अगर ज्यादा हुए तो भी क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें तो वेक्टरली सबको ऐड करना है बस। वेक्टर सम करना है सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का। वो जो भी नेट फोर्स बच गया उस नेट फोर्स को कहाँ लगा दो? सेंटर ऑफ मास पे। कितना मास कंसिडर करते हुए? पूरा मास। सेंटर ऑफ मास पे आप कितना मास अज्यूम कर लोगे? पूरे सिस्टम का टोटल मास कहाँ पड़ा है? सेंटर ऑफ मास पे। और सबका नेट कहाँ लगा दोगे आप? सेंटर ऑफ मास पे। तो आपको क्या मिल जाएगा? सेंटर ऑफ मास का आइसोलेशन। क्लियर? धीरे धीरे फोर्स तक हम पहुंच गए। चलो आ जाओ। सिस्टम के लिए हमारे पास अब एक इक्वेशन बन गया है, एफ एक्सटर्नल बड़ा एम एसीएम। ठीक है ना? तो ये एफ एक्सटर्नल क्या है? वेक्टर सम ऑफ दी ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर अप टू Fn वेक्टर्स। ठीक है? अच्छा, बड़ा एम क्या है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। एसीएम क्या है? चलो ठीक है। क्या एसीएम का ये भी एक इक्वेशन है? हम्म, अभी तो लिखा था यार, डी बाई डी टी ऑफ वीसीएम ही तो था एसीएम। हेलो 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 हेलो। अच्छा ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि अगर एफ एक्सटर्नल 0 हो गया, एफ एक्सटर्नल क्या हो गया? 0। ये 0 तो क्या ये टर्म भी 0? मतलब हम ये कह सकते हैं एम एसीएम 0 हो गया, मतलब एसीएम 0 हो गया। अगर एक्सटर्नल फोर्स का रिजल्ट 0 है तो एसोलेशन, सेंटर ऑफ मास का एसोलेशन भी क्या हो गया? 0। नहीं समझ में आया? नहीं यार, इधर मान लेते 3 फोर्स, या कितने मान लो? 3। F1 इधर, F2 इधर, इन दोनों का रिजल्ट F नेट कहां जा रहा था? ऊपर। अगर एग्जैक्ट इतना ही मैं यहां भी लगा दूं F3, तो F नेट क्या बन गया? 0। तो एसीएम क्या आ जाएगा? 0। समझ में आया क्या? अब सिस्टम पे बात हो रही है। ऐसा पहले भी देखा था आपने, किसके लिए? पार्टिकल्स के लिए। अब ये किसके लिए बातें हो रही है? सिस्टम के लिए। अच्छा, एक और बात, एसीएम क्या होता है? एसीएम होता है एम डी बाई डी टी ऑफ वीसीएम। एसीएम 0, एसीएम का होता है एम डी बाई डी टी ऑफ वीसीएम। ये 0 मास तो गया, मतलब वीसीएम कांस्टेंट। 0 नहीं रहे, डिफरेंशिएशन 0 का मतलब जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो चीज कांस्टेंट है, मतलब वीसीएम कांस्टेंट। आओ आओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। एफ एक्सटर्नल, वापस लिख रहा हूं, एम एसीएम, एम एसीएम को लिख दो डी बाई डी टी वीसीएम, ये लिख सकते हो। यहां पर
इफ एफ एक्सटर्नल भी जीरो तो हम कह सकते हैं ACM वेक्टर जीरो एंड VCM वेक्टर कांस्टेंट। फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो एंड वेलोसिटी कांस्टेंट। फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो एंड वेलोसिटी। बट अब किसके लिए बात हो रही है? सेंटर ऑफ मास के लिए, मतलब के सिस्टम के लिए बात हो रही है। किसके लिए? पहले भी ये चीजें हमने देखी थी, बट वो कहानी किसके लिए थी? पार्टिकल्स के लिए। ये न्यूटन के लॉज हुआ करते थे। ये एक्चुअली न्यूटन का कौन सा लॉ था? ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ? VCM कांस्टेंट, F0 तो VCM कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक किसी पार्टिकल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो पार्टिकल रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर चल रहा है तो वो पार्टिकल के लिए था। अब वो किसके लिए वैलिड है? न्यूटन ने जब लॉ दिया था तब वो लॉ सिस्टम के लिए नहीं दिया था, लॉ किसके लिए दिया था? पार्टिकल के लिए। बट हमने धीरे धीरे चीजों को समझा और हमें फाइनली ये समझ में आया कि सिस्टम के लिए भी वो चीजें वैलिड है। न्यूटन सर ने नहीं बताया था सिस्टम के लिए लगाओ, उन्होंने किसके लिए बताया था? पार्टिकल के लिए। हमें समझते समझते चीजें पता चली कि सिस्टम के लिए भी वो चीज वैलिड है। बट कंडीशन है सारी कहानी किसके लिए करो? सेंटर ऑफ मास के लिए। क्लियर है? ठीक है। लिखा है, चलो छोड़। वही स्टेटमेंट चाहो तो लिख दो, बट अब वर्ड क्या यूज करना? पार्टिकल नहीं, क्या? सिस्टम। सिस्टम। सिस्टम यूज कर देना, ठीक है। चलो, चल रहा है। क्या? ए सेम की जगह क्या होगा? क्यों रे? सही है, मास ज्यादा है। अब सही है। यहाँ भी तो मास ज्यादा है। तो दोनों जगह मास कहाँ से आ गया था? आ गया था, पता नहीं। चल लिख दिया। ओके। यहाँ से मत हटा देना। ये सही है। V कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ? इफ सेंटर ऑफ मास is at rest, then it will remain at rest। रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा। सेंटर मास इज मूविंग। अगर वो चल रहा था तो वो अपनी मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से कंटिन्यू करेगा। पहले से रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहेगा, चल रहा था तो चलता रहेगा उतनी ही वेलोसिटी से। कॉपी हो गया। चलो, फोर्स की कहानी हो गई। फोर्स कैसे लगाओगे वो देख लिया। एफ एक्सटर्नल क्या होता है वो समझ में आ गया। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो उसकी इफेक्ट ACM पे क्या होगी, VCM पे क्या होगी, सिस्टम पे होगी क्या होगी, वो भी समझ में आ गया। चलो, कंसेप्ट क्लियर है, अब क्वेश्चन पे आते हैं।
चलो सरफेस, स्मूथ सरफेस, कौन सी सरफेस? स्मूथ सरफेस। इस पे कौन पड़ा है? प्लैंक। मास 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 छोटू एम, मास ऑफ प्लैंक छोटू एम। प्लैंक के इस एंड पे ए बी प्लैंक है, लेंथ ऑफ प्लैंक एल, प्लैंक मास एम, मास एम लेंथ एल। इसका क्या मतलब है रे? मास एम लेंथ एल, मास एम लेंथ एल, ठीक है। इस एंड पे वही अपना प्यारा सा दोस्त खड़ा था, नाम है उसका, ये यहाँ चल रहा है। अच्छा चल रहा है मतलब ये सरफेस स्मूथ नहीं है, यहाँ म्यू जीरो नहीं है, वो प्लैंक की सरफेस पर चल सकता है। प्लैंक की सरफेस पर वो चल रहा है और चलते 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 इस एंड से दूसरे एंड तक पहुंच गया। चलते चलते कहाँ पहुंच गया? प्लैंक के एक एंड से दूसरे एंड तक। थोड़ा सोच के बताओ कि ये अगर प्लैंक के ऊपर चल रहा है, प्लैंक स्मूथ सरफेस पे पड़ा है, पर्सन प्लैंक के ऊपर चल रहा है, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच गया, तो क्या प्लैंक वहीं पे रहेगा? क्या प्लैंक खिसकेगा? कहाँ? राइट लेफ्ट? पीछे खिसकेगा? पीछे खिसकेगा ना यार। अच्छा ठीक है, तो वही पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन राम reaches to point B. Displacement of the plank when Ram reaches to second end of the plank. क्वेश्चन क्लियर है? राम का मास कितना ले लो? बड़ा है, राम का मास बड़ा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक it is just second end मतलब B of the plank। बोलो आंसर। L के L/2, L के L/2, प्लैंक कितना खिसकेगा? L खिसकेगा के L/2? L के L/2, ऐसा कुछ नहीं होता, आंसर निकालो। चलो ये वाला क्वेश्चन एक साथ करते, आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, एक साथ करते हैं। अच्छा चलने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है कि नहीं है? चलने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है कि नहीं है? तभी तो यहाँ कहा था कि म्यू जीरो नहीं है। मान लो ये प्लैंक है ये, और मैं राम हूँ, मैं चल रहा हूँ इधर इस प्लैंक के ऊपर, तो मैं चल रहा हूँ तो मुझे चलाने वाला फोर्स कौन है? फ्रिक्शन। और प्लैंक को चलाने वाला फोर्स भी कौन है? जितना फ्रिक्शन मुझ पे लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन क्या प्लैंक पे लग रहा है? अरे टू ब्लॉक सिस्टम हमने स्टडी करी है नहीं करी है? तो जितना फ्रिक्शन मुझे लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन मुझे, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? आगे। मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मैं धक्का लगा रहा हूँ, तो फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है मुझे आगे चलने के लिए, और फ्रिक्शन ही प्लैंक को कहाँ ले जा रहा है? पीछे। तो प्लैंक पे लगने वाला फ्रिक्शन पीछे और मुझ पे लगने वाला फ्रिक्शन आगे। तो फ्रिक्शन ऐसे बना लो, मुझ पे लगने वाला फ्रिक्शन आगे और प्लैंक पे लगने वाला फ्रिक्शन पीछे। क्या दोनों की वैल्यू सेम होगी? ऑब्वियसली हाँ यार, अरे फ्रिक्शन तो पढ़ के आए हो, ये फ्रिक्शन की बात हो रही है। दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट, वैल्यू सेम। नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम एफ नेट, ये सिस्टम है। राम एंड प्लैंक मिलके एक सिस्टम बना रहे, सिस्टम में दो लोग हैं, एक राम और दूसरा प्लैंक। नेट फोर्स जीरो, एफ नेट, एफ नेट, एफ नेट, तो एसीएम, तो वीसीएम, एफ नेट। मुझे चलाने वाला भी फ्रिक्शन, प्लैंक को चलाने वाला भी फ्रिक्शन। मुझ में फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? आगे। प्लैंक पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? पीछे। दोनों फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर, डायरेक्शन ऑपोजिट, एफ नेट। इंटरनल फोर्सेस की तरह ये लोग एक्ट कर रहा है, ऐसे मान ले। एफ नेट क्या हो गया? तो एसीएम क्या हो गया? तो वीसीएम क्या हो गया? अच्छा, वीसीएम क्या हो गया? कांस्टेंट। तो इनिशियली तो मैं रेस्ट पे था,
फिर मैंने चलना स्टार्ट करा। इनिशियली तो ये प्लांक भी बेचारा कैसा था, रेस्ट पे, फिर मैं चला तो प्लांक चला। इनिशियली दोनों क्या थे, रेस्ट पे। तो इनिशियल वेलोसिटी राम की, वेलोसिटी ऑफ राम इनिशियल क्या जीरो थी, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इनिशियल क्या ये भी जीरो थी। तो इन दोनों को मिला के वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल ये भी तो जीरो। अरे यार, मैं भी रेस्ट पे था, प्लैंक भी रेस्ट पे था, तो हम दोनों का सेंटर ऑफ मास, प्लैंक अगर अकेला होता तो सेंटर ऑफ मास यहाँ होता, इस तरफ मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर होगा। तो ये सेंटर ऑफ मास पहले कैसा था, रेस्ट पे। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एफ नेट, एफ नेट। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट का मतलब अगर पहले जीरो तो बाद में भी, अच्छा तो वी फाइनल जीरो। अरे तो वी फाइनल वीसीएम फाइनल, इनिशियल जीरो थी तो फाइनल भी क्या होनी चाहिए, तभी तो आप कह पाओगे कांस्टेंट है। एफ नेट जीरो का मतलब वीसीएम कांस्टेंट, पहले वीसीएम की वैल्यू क्या थी जीरो, तो कांस्टेंट रहने का मतलब पहले जीरो तो बाद में भी जीरो। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड हमेशा जीरो रह रही है, मतलब सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे रहेगा। रिपीट, क्या एफ नेट जीरो क्लियर है, एफ नेट जीरो तो वीसीएम कांस्टेंट क्लियर है। पहले की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कितनी थी जीरो, तो कांस्टेंट होने का मतलब पहले जीरो तो बाद में भी जीरो ही रहनी चाहिए। जीरो थी जीरो रहेगी, जीरो थी वेलोसिटी जीरो ही रहेगी, तो सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा। तो ये दोनों आपस में चल रहे, सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रुका रहेगा। उसको वहां रखने के लिए ही प्लैंक खिसक रहा है रियलिटी में। अब समझ के हुआ क्या यहां पर, कि प्लैंक एल लेंथ का, हम यहां खड़े थे, राम यहां खड़ा था, बड़े एम मास का, सेंटर ऑफ मास यहां था, COM remains at rest। रीजन एफ नेट क्या है जीरो, तो सेंटर ऑफ मास चलने वाला, सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। ये आगे जाएगा, प्लैंक पीछे खिसकेगा, मान लेते हैं प्लैंक पीछे खिसक गया एक्स जितना, और पर्सन यहां पहुंच गया, सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं पर है, सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं पर है, सेंटर ऑफ मास नहीं खिसका, प्लैंक एक्स पीछे खिसका, पर्सन आगे खिसका। अच्छा पर्सन कितना खिसका है, ग्राउंड फ्रेम से देख, पर्सन प्लैंक पे एल चला है, ग्राउंड ग्राउंड से देख, तभी तो मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। इतना चलाएंगे, यहां था यहां पहुंचा, देख एल माइनस एक्स। अरे एक्स जितना प्लैंक पे तो खिसक गया नीचे, तो उसको एल नहीं चलना पड़ा, कितना चलना पड़ा, एल माइनस एक्स। वो तो उसे लग रहा है कि मैं एल चलाऊं, अरे एक्स जितना प्लैंक पे तो खिसक गया नीचे से यार, तो पर्सन कितना चला है, एल माइनस एक्स। ये क्लियर है, गया ऊपर से, नहीं आया रे, अच्छा ठीक है। फिर कभी किसी जमाने में एक इक्वेशन हुआ करता था, डेल्टा एच जी M1 डेल्टा H1 M2 डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, शायद हमने ये देखा था। ये कौन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये कौन है, फर्स्ट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ये कौन है, सेकंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। ये कहां देखा था, कहां यूज किया था, वो खिसकाने वाले क्वेश्चन में, पहले को इतना खिसका तो दूसरे को इतना खिसका, तो बोलो सेंटर ऑफ मास कितना खिसकेगा, याद आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन करे थे। तो ये अब तो वही क्वेश्चन नहीं बन गया, सेंटर ऑफ मास साला खिसक नहीं रहा, पहला खिसक रहा है एक्स, दूसरा खिसक रहा है एल माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब तो वही क्वेश्चन बन गया, सेंटर ऑफ मास नहीं खिसक रहा, पहला खिसक रहा है इतना, दूसरा खिसक रहा है इतना, चलो डेल्टा एक्सीएम, सेंटर मास किसका है क्या, सेंटर मास किसका, अच्छा सो डेल्टा एक्सीएम जीरो, M1 ये ले लो बड़ा M, कितना किसका है, M2 छोटा M, कितना किसका है, माइनस एक्स, इधर बड़ा M प्लस छोटा M, ये तो गया इधर, जूम
इसको उठा के इधर ले आओ, छोटू m इंटू एक्स बड़ा एम एल माइनस बड़ा एम एक्स, तो x इज इक्वल टू बड़ा एम एल बाय बड़ा एम प्लस छोटा एम। तो ये आंसर है। वापस वही पुराना इक्वेशन काम में आया। क्या चीज़ है, ढंग से समझ में आई लॉजिकली? वो क्या रहा है, एफ नेट जीरो बन रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो थी तो बाद में भी जीरो रहेगी, मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। खिसकने वाला इक्वेशन लगा दो, एक्स निकल के आ गया। डन। हो गया भैया कॉपी, कॉपी हो गया। अरे आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया यार। बस मिल गया जवाब। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे। डायरेक्ट इक्वेशन यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट इक्वेशन यूज, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट इक्वेशन आगे जाके याद रहने वाले नहीं है। लॉजिक याद रखो, लॉजिक को फॉलो करो, आंसर आएगा। राम, मास m1 मान लो 60 kg का, प्लैंक मास m2 कह दो 10 किलो का, लेंथ 20 मीटर, बहुत बड़ा। सेम क्वेश्चन, displacement of the plank when ram reaches to second end of the plank. क्या एफ नेट जीरो, क्या एफ नेट जीरो, क्या एफ नेट जीरो, क्या वीसीएम कांस्टेंट, इनिशियल वीसीएम जीरो, तो क्या फाइनल भी जीरो, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास खिसकने वाला। अच्छा तो सीधा लगा लो यार, डेल्टा एक्सीएम। अच्छा पहले डायग्राम बनाऊं क्या, एक बार और डायग्राम, चलो बार बार नहीं बनाएंगे अब। तो कितने का था ये, 20 मीटर, यहाँ खड़े थे, ये खिसका x, तो ये बाई खिसका 20 माइनस एक्स, यहाँ आ गया है ना फाइनली, सही है? अरे सही है। चलो ये m1 मास का, प्लैंक m2 का, ये प्लैंक m2 का है, ये m1 का है। डेल्टा एक्सीएम, m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2 बाय, क्या डेल्टा एक्सीएम जीरो है? डेल्टा एक्सीएम
ये m1 m2 भी मल्टीप्लाई होके तो 0 इज इक्वल टू m1 60 डेल्टा x1। ये कितना किसका इधर, ये रहा 20 माइनस एक्स प्लस m2 प्लैंक का मास 10, वो कितना किसका है माइनस एक्स m1 प्लस m2। ये तो गया है ना, ये तो 0 के साथ चला गया है। बोलो x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, क्या 120/7। अच्छा ठीक है, प्लैंक 120/7 किसका है, लेफ्ट साइड 120/7 मीटर लेफ्ट, इधर किसका है ना। अब तो ये सवाल छोटा हो गया। एक्स का आंसर निकल के आ रहा है आपका 120/7 मीटर। डन, चलो एक और। ये राम मास m1 50 किलो, प्लैंक मास m2 20 किलो, लेंथ L 10 मीटर, प्लैंक लेंथ 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक when reaches to the midpoint of the plank। अब ये सेकंड एंड तक नहीं जा रहा, कहां तक जा रहा है, प्लैंक के मिड पॉइंट तक ही जा रहा है। अब राम भैया कहां तक जा रहा है, मिड पॉइंट तक। आंसर आना चाहिए तुम लोगों का। क्या रहा आंसर, आंसर 25/7 आ रहा है क्या, 25/7। अच्छा बोलो राम कितना चलेगा, राम का डिस्प्लेसमेंट 5 माइनस एक्स। अरे मिड पॉइंट तक ही तो पहुंचना है, पूरा 10 थोड़ी चलना है, उसको 5 चलना है। 5 चलना था, एक्स तो प्लांक खिसक गया, प्लांक एक्स चलेगा, राम 5 माइनस एक्स चलेगा। क्लियर है, तो भैया समझ में आया, आगे बढ़े। सब लोगों का ध्यान इधर, सब लोग इधर देखें। इससे पहले एक जनरल क्वेश्चन हुआ था, फिर डेटा के साथ एक और क्वेश्चन हुआ, फिर ये तीसरा क्वेश्चन था। चीज़ों को मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि यार एफ नेट 0 हुआ करता था। एफ नेट 0 का मतलब होता था वेलोसिटी कांस्टेंट, बट यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ करती थी, तो फाइनल भी 0। सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी भी 0, मतलब सेंटर ऑफ मास कैसा रहता था, रेस्ट पे सेंटर ऑफ मास कैसा रहता था। इसलिए हम डेल्टा एक्सीएम को क्या लिख देते थे, डेल्टा एक्सीएम को क्या लिख देते थे, 0। अब इसको थोड़ा मैं अलग कर रहा हूँ, देख m1 को मैं m1 रख रहा हूँ,
ध्यान इधर, डेल्टा एक्सियम जीरो की वो क्लियर है। अच्छा m1 को मैंने m1 ही रखा है। डेल्टा एक्सियम क्या होता है? पहले का डिस्प्लेसमेंट, पहले का, चलो ठीक है मैं लिख लेता हूँ, उसकी वैल्यू x1 है। पहले का डिस्प्लेसमेंट कितना है? x1। चलो m2 दूसरे का मास है और दूसरे का डिस्प्लेसमेंट है। मैंने मान लिया वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में है, माइनस कर दूं मैं उसे x2। क्या करते हैं, मैंने उसको नेगेटिव x2 इस तरफ था मानते हुए, तो इक्वेशन क्या बन के आया? m1 x1 इज इक्वल टू m1 x1 इज इक्वल टू, ऐसा कुछ बन के आया है। ये m1, ये कहाँ जा रहा है आगे, कितना जा रहा है x1, ये m2, ये पीछे जा रहा है, ये पीछे गया, कितना गया x2। m1 मास आगे गया x1 से, m2 मास पीछे गया x2 से। m1 मास आगे गया x1 से, m2 मास पीछे गया x2 से। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूं, मैं तो सीधा ये लगाऊंगा, मैं सीधा क्या करूंगा, ये आगे इज इक्वल टू पीछे। तो करो यहां पर, चलो जूम, ये पीछे आया, ये कितना पीछे आया x, मिड पॉइंट तक पहुंचना था यहां तक, ये कितना पहुंचेगा, ये पूरा कितना था 5, ये खुद कितना खिसक गया x, ये भी तो x होगा, तो ये कितना बचा है 5 माइनस एक्स। अरे सेंटर भी तो x खिसक गया इधर, ये कितना बच गया 5 माइनस एक्स। चलो आगे इज इक्वल टू, आगे कौन गया, ये कितना आगे गया 5 माइनस एक्स, इसका मास m1 50, कितना आगे जा रहे हो भाई 5 माइनस एक्स। पीछे कौन गया, ये वाला 20 किलो का, कितना पीछे गया x, माइनस नहीं लिखना मुझे, अब ले लिया ना मैंने यहाँ माइनस, ये बनाते वक्त ही मैंने माइनस ले लिया, जितना आगे उतना ही पीछे। आगे वाला मास ये इतना आगे गया पीछे जा रहा है, ये मास इतना पीछे जा रहा है। बोलो x क्या आ रहा है, सेम आंसर था क्या? ओके ठीक है, क्यों रे, अच्छा हाँ जीरो भी तो कट होगा, सॉरी। अब सीधा ये करेंगे, आगे पीछे, आगे वाला मास इंटू आगे वाला डिस्प्लेसमेंट, पीछे वाला मास इंटू वो जितना खिसक रहा है, आगे जाने वाला मास इंटू डिस्टेंस जितना वो आगे जा रहा है, इज इक्वल टू पीछे जाने वाले मास इंटू डिस्टेंस जितना वो पीछे जा रहा है, खत्म। डन। स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस पे प्लैंक, प्लैंक मास m3 20 किलो, लेंथ 20 मीटर, दो लोग, बोले इसका नाम, चलिए बोल रहे हैं राम, कितने किलो का, 100 किलो, बहुत मोटा। ये श्याम, छोटा भाई 50 किलो का, छोटा भाई है 50 किलो का। दोनों चल रहे हैं टक 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 टक, यहाँ मिलने वाला है मिड पॉइंट पे, क्या मिलना है मिड पॉइंट पे। सेम क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन राम एंड श्याम मीट्स एट मिड पॉइंट, जल्दी करो।
क्वेश्चन लिख देना। क्या लगाओगे? ये अब मुझे ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, क्या 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 चीजें हो रही वो देख लिया हमने, समझ लिया डिटेल में। एफ नेट जीरो है, वीसीएम कांस्टेंट है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, जितना आगे उतना पीछे, काम खत्म। अच्छा थोड़ा आ, इसको ढंग से समझ के मुझे बताओ कि ये प्लैंक कहाँ खिसकेगा, राइट के लेफ्ट? जा, कहीं नहीं खिसकेगा, दोनों का मास अलग है रे, कहीं नहीं खिसकेगा। क्या मोटे वाले की ताकत ज्यादा है? वो ले जाएगा उधर। ठीक है। अच्छा ये मास यहाँ होता तो इधर ले आते। ठीक है। प्लैंक कितना चलेगा? एक्स। राम कितना चलेगा? राम कितना चलेगा? राम कितना चलेगा? 10 - x। श्याम कितना चलेगा? 10 + x। श्याम को वहां से मिड पॉइंट तक पहुंचना था, उस एंड से, वहां से उसको यहां तक पहुंचना था। अगर प्लैंक रेस पे होता तो वो 10 चलता, बट प्लैंक भी तो एक्स खिसक गया है, तो उसे 10 + x चलना पड़ेगा यार। राम को कितना चलना पड़ेगा? 10 - x। श्याम को 10 + x, प्लैंक को x। क्वेश्चन लिख दिया है? क्वेश्चन लिख दिया है? हटा दूं? ये मिड पॉइंट यहां से यहां खिसक गया, x। ये 10 था, ये भी 10 था, ये x खिसक चुका है। ये भाई साहब यहां से यहां तक पहुंचे, ये कितना चला? 10 - x। और ये कितना चला है? लगा दो, आगे इज इक्वल टू पीछे। ये कहाँ जा रहा है? आगे। प्लैंक कहाँ जा रहा है? पीछे। ये भी कहाँ जा रहा है? पीछे। आगे इज इक्वल टू पीछे। आगे कौन जा रहा है? राम। कितने का? 100 का। कितना आगे गया? 10 - x। पीछे कौन जा रहा है? प्लैंक। कितने का? 20 का। कितना पीछे गया? x। प्लस और कौन पीछे जा रहा है? श्याम। कितने का? 50 का। कितना पीछे गया? 10 + x। जो x का आंसर है वो आंसर है। कितना आ रहा है? ठीक है। आ रहा है क्या? लो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, पक्का कंफर्म कर लोगे? एक और क्वेश्चन, लास्ट। प्लैंक 5 मीटर, 5 मीटर। प्लैंक मास m3 10 किलो। राम 60 kg। श्याम 40 kg। m1 m2। अब राम चल के यहाँ आ रहा है, श्याम चल के उधर जा रहा है। राम मिड पॉइंट पे पहुंचेगा और श्याम सेकंड एंड पे पहुंचेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक।
Find displacement of the plank when ram reaches to the midpoint and श्याम reaches to the second height of the plank. राम को यहाँ पहुंचाना है, श्याम को यहाँ पहुंचाना है. दो लोग आगे एक पीछे. राम श्याम आगे, प्लांक अकेला पीछे. सीधा लगा ले, आगे पीछे. आंसर. दोनों कितना चलेंगे? दोनों कितना चलेंगे? 5 माइनस एक्स. अरे दोनों कितना चलेंगे यार? 5 माइनस एक्स. प्लैंक एक्स खिसक गया. राम चला 5 माइनस एक्स, श्याम भी चला है 5 माइनस एक्स. आगे इज इक्वल टू पीछे. पीछे कौन आ रहा है? सॉरी, आगे कौन जा रहा है? राम. कितने का? 60 का. कितना चला? 5 माइनस एक्स. प्लस श्याम भी तो आगे जा रहा है. कितने का? 40 का. कितना चला है? 5 माइनस एक्स. पीछे कौन चला है? प्लैंक. कितना चला है? 100. 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10x. टिचिक टिचिक. 50 माइनस 10x इज इक्वल टू x. तो बोले x इज इक्वल टू. आया था आंसर? तो बोलो. हो रहा है अभी क्वेश्चन फटाफट. ठीक है, बहुत अच्छे सवाल थे, हो गए आप लोगों से. काम दे दिया. अच्छा, उसमें अगर तुम्हें मोमेंटम वाले क्वेश्चन दिख जाए तो अभी छोड़ो. मोमेंटम नहीं आया अभी, तो हम फोर्स तक पहुंचे. अभी मोमेंटम के पे हमने कोई बात नहीं करी है. अगर शीट में मोमेंटम वाले क्वेश्चन बीच में आ जाए, है एक दो क्वेश्चन बीच में, उसे अभी